नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट एक ऐसी स्थिति में है जहां पर कि पोर्टफोलियो रेड और इंडेक्स ग्रीन, ये सबसे बड़ी दुविधा है। और इस दुविधा में ही सुविधा है, क्योंकि सुविधा क्या है कि आपको अच्छे शेयर अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं। लेकिन वो अच्छे लेवल्स क्या हैं, कौन से सेक्टर में देखने हैं, कौन से शेयर्स लेने हैं, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। और पूरा ओवरऑल मार्केट का अगले एक साल का आउटलुक क्या है, इसके लिए हमें वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड मैनेजर और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़े हुए हैं, जिनसे कि मार्केट इनसाइट दूर नहीं रहती है। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। सर, इस समय लोगों के मन में केवल एक ही सवाल चल रहा है कि ये भारत अमेरिका ट्रेड डील जो लगातार देरी हो रही है, इसमें इसका असर क्या होगा मार्केट पर? देखिए, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना। तो मानते हैं कि बहुत डिले हो गया और इस आशा पे बहुत से दिया है कि फ्लोज जो है उसके ऊपर डिपेंड है और एफआई की आउटफ्लोज भी उसके ऊपर डिपेंड है। राइट। तो क्या है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप जी का बात हुआ है तो वापस उम्मीदें जाग उठी है। नहीं तो ये तो शेर जो आने वाला था और कभी आया नहीं, उसी कहानी के तरह हो रहा था। तो मेरा मानना है कि देखिए, ये मुश्किल चीज है दोनों देशों के बीच जो आसानी से सॉल्व नहीं होंगे। जैसे एक तरफ हमारा तेल खरीदना रूस के साथ, क्योंकि रूस का हमारा बहुत लंबा एक रिश्ता रहा है, वो हमारे परमानेंट फ्रेंड्स रहे हैं। वैसे अमेरिका देश देखिए तो कभी हमारे पास ब्लो हॉट, कभी ब्लो कोल्ड। 1971 पाकिस्तान वॉर के टाइम में उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, फिर बाद में उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया। तो देश में ऐसी हालत है कि रशिया को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो दोस्ती बहुत लंबी और गहरी दोस्ती है। और तो ऑयल चाहे मार्केट की जो डिमांड सप्लाई के कारण थोड़ा रूस से कम ज्यादा हो सकता है, मगर हम रूस को मना नहीं कर सकते। वो जो यूएस की मांग थी वो हम कभी उसको पूरा नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, जो एग्रीकल्चर और डेयरी रिलेटेड में हमारी रेड लाइन है और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में हमारी रेड लाइन है। तो ये सब थोड़ी मुश्किल चीजें हैं और उन्होंने उनको हमारी मिडिल क्लास को ओपन करना चाहिए अमेरिकन प्रोड्यूसर्स के लिए, मगर वो डेयरी और एग्री में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बातचीत मगर जारी है। ये चीज याद रखने की जरूरत है कि बातचीत कंटिन्यूसली जारी है। कितने भी मुश्किल हुआ था, कितने भी डोनाल्ड ट्रंप जी ने हमें डेड इकोनॉमी कहा या फिर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया, फिर भी हमने हाथ नहीं छोड़ा, टॉक्स को जारी रखा है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ एक इंटरिम सॉल्यूशन तो सामने आएगी। तो इसलिए लोग के मन में मैं कहूंगा कि हम्म। ट्रेड डील को लेकर हम्म। आप नाराज मत होइए। शॉर्ट टर्म में वो पेन देता है, मगर लॉन्ग टर्म में ट्रेड डील, किसी तरह का ट्रेड डील तो होगा। और जब एक रिलीफ रैली आएगी तब आप उसको पकड़ना मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा धीरज रखिए, अपना निवेश को जारी रखिए, इस भरोसे के ऊपर कि एक न एक दिन ट्रेड डील जरूर होएगी। और तब एफआईएस की वापसी आप जबरदस्त देख सकोगे। और तब हमारी मार्केट पूरी तरह एक ब्रॉड बेस्ड रैली में चल सकती है। जैसे आपने बहुत ठीक कहा कि खाली इंडेक्स के स्टॉक्स चल रहे हैं और इंडेक्स के अंदर भी बहुत पोलराइज्ड है। तो क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोगों की पोर्टफोलियो में आज भी लाल निशान में है। और मगर डाइवर्सिफाइड रहना इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा कि इस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मन में रखते हुए आगे बढ़ें। तो नाराज मत होइए, एक न एक दिन ये सॉल्व होगा। और इंडिया ने एक्चुअली देखिए तो अमेरिका की मांगें को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो हमारी मजबूती दिखाती है। अमेरिका भी रियलाइज करेगी कि भारत एक मजबूत देश है, तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, अपना फॉरेन पॉलिसी, अपना ट्रेड डायलॉग अपने हिसाब से करना चाहती है। तो ये जब डील होता है दो स्ट्रांग पोजीशन से, तभी एक अच्छी डील सामने आती है। तो हमारी जो एक कैपिचुलेट नहीं करने का कि यूएस ने कुछ पूछा तो दे दिया, नहीं, ऐसी नहीं हमारी हालत रही है। और बहुत हमने डिप्लोमेटिकली इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। तो उस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए। सेकेंड चीज मैं कहूंगा, ट्रेड डील को छोड़कर भारत के बारे में अर्थव्यवस्था लीजिए,
या फिस्कल पॉलिसी लीजिए या आरबीआई की पॉलिसी लीजिए, ये सब सपोर्ट करते हुए देश को आगे ले जा रहे हैं। तो कोई नाराजगी की कोई जरूरत नहीं है। मगर क्योंकि एफआईज कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, मार्केट में उथल पुथल हो रही है, तो आप इसे एक मौका समझ के धीरे धीरे अपना निवेश को जारी रखिए डाइवर्सिफाइड तरीके से। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये रही बात मार्केट पर ओवरऑल आउटलुक की, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की सर ने बताया कि डील हो तो जाएगी, और जब होगी तो उस समय आप पकड़ नहीं पाओगे शेयर, तो छोड़ना नहीं है अभी। और सबसे ज़्यादा इस समय पेशेंस टेस्टिंग है जो कि इस समय चल रही है। उस पेशेंस में आपको पास होना है, फेल नहीं होना है। सर दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या अगर डील होती है तो लोग तो फंसे हुए हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, वो चल पाएंगे? बिल्कुल। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि आज क्योंकि एफआईएस आपको लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप्स को बेच रहे हैं, डीआईएस के पास भरपूर पैसा है। इस महीने भी देखा आपने, करीबन एक्टिव इक्विटी में ही आपको 30,000 करोड़, उसके अलावा हाइब्रिड और पैसिव जोड़ दें तो 50,000 करोड़ पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को मिला है रिटेल निवेशकों से। तो वो कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं, मगर क्या खरीद रहे हैं, एक सेफ्टी जोन में खरीद रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। तो लार्ज कैप को जब एफआईएस बेच रहे हैं, उन्हीं लार्ज कैप्स को डीआईएस भी खरीद रहे हैं। इसलिए आपको स्मॉल कैप में एक दिलचस्पी नहीं थी, बिकॉज डीआईएस जितना हो सके अपना पैसे को लार्ज कैप में रख रहे हैं। और इसका कारण क्या है पता है को, कारण यह है कि जब मौका आता है ट्रेड डील के बाद, क्योंकि ट्रेड डील में इंपैक्ट किए हुए सेक्टर्स, लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये सब ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में है, और इसलिए वो ट्रेड डील का ना होना ही उसको हावी है। तो क्या है कि आज डोमेस्टिक फंड मैनेजर उसको खरीदने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी जारी रहेगी और उनके पोर्टफोलियो में वॉलेटिल दिखेगी अगर कस्टमर ने देखा तो कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए डीआईएस अपने पैसे को ज्यादातर लार्ज कैप में रख रहे हैं, तो कि एक वॉलेटिल से थोड़ा प्रोटेक्शन दिलवा दे। और जब मौका आता है, ट्रेड डील नजदीक आती है, तब वो शिफ्ट करेंगे, तो लार्ज कैप को बेचने में उनको ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती है। सेकंड, जब एफआईएस वापस आएंगे ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के टाइम पर, तब वो लार्ज कैप को खरीदेंगे ना, तो वही लार्ज कैप्स को डीआईएस उनको पेश करेंगे। तो इसमें से फंड डाइवर्शन होगा लार्ज कैप से डीआईएस का मिड एंड स्मॉल कैप की ओर। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जब ट्रेड डील साइन होता है, एफएस वापस आएंगे, लार्ज कैप में बाइंग होगी, मगर ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि लार्ज कैप को बाइंग करेंगे तो डीआईएस भी उसको बेचेंगे, तो प्राइस एक तरफ एक रेंज में होगी। मगर मिडिल स्मॉल कैप में आपको एक बढ़त दिख सकती है, और इसका खास रीजन ये भी है कि फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम होते हैं उधर। थोड़ी सेलिंग से ही दाम बहुत गिरता है, थोड़ी बाइंग से ही दाम बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन द मिड एंड स्मॉल कैप। उसमें भी आप धीरज रखिए, मगर डाइवर्सिफाइड रखिए, सेक्टरल पिक मत करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली इन मिड एंड स्मॉल कैप। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये रही बात मिड कैप स्मॉल कैप की, जहाँ पर ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन सर एक चीज़ जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, सोना, चांदी, कॉपर। एक आम आदमी ये सोचता है कि इससे तो सोना चांदी खरीद के डाल दिया होता तो चांदी और सोना बहुत पैसा बना देते। और जो बिजनेसमैन है वो कॉपर को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा है, क्योंकि कॉपर से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं सर। फॉर एग्जांपल वायर इंडस्ट्री हो गई, केबल वायर कंपनी, और कॉपर से जुड़ी बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट सिल्वर से भी होते हैं। सर ये कहाँ रुकेंगे फाइनली? मतलब एक आम आदमी जो कि स्टॉक मार्केट की एक तरफ की रैली देख रहा है, जहां वो इंडेक्स मूव देख रहा है और अपने स्टॉक्स को नीचे देख रहा है, वहां वो देख रहा है कि गोल्ड सिल्वर, जहां दिमाग ही नहीं लगाना था, वहां पर बिना दिमाग लगाए पैसा बन रहा है। तो अब दिमाग लगाना चाहिए इनमें या नहीं लगाना चाहिए, गोल्ड सिल्वर या कॉपर में? थोड़ा बहुत देखिए, हर वक्त में वहां पे दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर जो प्रेशियस मेटल्स के अंदर आते हैं, वो एक, मैं कहूँगा, एक सेफ्टी जोन में रहते हैं। और जब वॉलेटिलिटी या देश के बीच झगड़ा या ट्रेड वॉर, ऐसी टाइम में क्या होता है कि आपको एक सेफ्टी जोन में बड़े बड़े देशों की जो सॉवरिन वेल्थ फंड होती है, जैसे चीन, जापान, नॉर्वे, ये अपना पैसे को गोल्ड और सिल्वर में ट्रांसफर करते हैं, तब गोल्ड और सिल्वर की दाम बढ़ती है। तो जब भी एक हलचल मची हुई होती है वर्ल्ड में, तो गोल्ड और सिल्वर बढ़ते हैं। तो हर वक्त में आपको डाइवर्सिफिकेशन तौर पर थोड़ा बहुत एक सेफ्टी की तौर में आपको
गोल्ड सिल्वर ऐसे मेटल्स को रखना ही चाहिए। क्या है कि वहां पर ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो उधर डालने से वहां पे भी वॉलिटिलिटी आती है, क्योंकि जैसे स्थिति में एक कंफर्ट आती है, एक स्टेबिलिटी आती है, तो उनके दाम गिरने भी लगते हैं। तो इस चीज में मैं कहूंगा कि आज के वक्त में क्या हो रहा है कि ट्रेड वॉर का कारण जो देश अमेरिका को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे जापान और चीन, वो डॉलर में उधर उनको पैसा मिल रहा है, उनकी खरीदा उनकी जो बिकवाली हो रही है ऑफ गुड्स आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, उनके लिए डॉलर में पेमेंट आ रहा है। तो वो इतने सालों से उसको डॉलर में ही निवेश करते थे यूएस ट्रेजरी बिल्स में। पर अब उनको डर आ गया कि ये टैरिफ के मामले में क्या ओवर एक्सपोजर टू डॉलर, क्योंकि एक सबक उन्होंने सीखा रशिया के बारे में। रशिया का भी पेमेंट डॉलर में आता था, और जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया और अमेरिका ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने अपने डॉलर एसेट को पूरा फ्रीज कर दिया। तो आज रशिया में प्रॉब्लम क्या हो गया फिर कि उनके डॉलर एसेट को छू नहीं पाई। तो इसीलिए आज एक डॉलर डोमिनेंस से थोड़ा हटना अच्छी बात है, ये सोच रहे हैं सॉवरेन वेल्थ फंड। तो धीरे धीरे वो एक ऑल्टरनेटिव, और जो ऑल्टरनेटिव उभर के आई जैसे यूरो था, या फिर समझिए कि एक ब्रिक्स की करेंसी की बात हुई, वो आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि एज इट इज इंडिया और चीन में कुछ वार्तालाप ठीक नहीं रहे थे। तो उस चीज के कारण ब्रिक्स का करेंसी, ऐसे एक ऑल्टरनेटिव करेंसी आगे न आने के कारण गोल्ड और सिल्वर एक ऑल्टरनेटिव करेंसी का रूप अपना लिया। और गोल्ड तो उचित में है, सिल्वर एक पुअर मैन्स गोल्ड अब समझिए, तो उसका थोड़ा जो 1:10 या 1:90 का रेशो आज चल रहा है रफली, बट एवरेज 1:60 रेशो तो हिस्टोरिकल है। तो ये दोनों ना आज एक डिफरेंट स्थिति में है। पहले होता था कि खाली इंडिया और चीन के रिटेल लोग बहुत गोल्ड खरीदते थे और वही गोल्ड के दाम को डिसाइड करते थे पुराने जमाने में। आज वो नहीं है, ये इनकी खरीदारी ज्यादा भी हो फिर भी कंटिन्यूसली हाई है। तो गोल्ड और सिल्वर को जो सॉवरेन वेल्थ फंड और देश खरीद रहे हैं, वहां पे जब तक ये ट्रेड वॉर का मामला खत्म नहीं होता, ये जारी रहेगी। तो गोल्ड और सिल्वर में जरूर आपको डिमांड रहेगी इन देशों से। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो 50% प्लस का रिटर्न लास्ट ईयर मिला था वो शायद रिपीट ना होगा, क्योंकि वो एक बदलाव था, क्योंकि पिछले सालों में उतना नहीं खरीदा और सडनली खरीदा। अब की बार एटलीस्ट डबल डिजिट रिटर्न का तो आप प्रेशियस मेटल्स में मान के ले जा सकते हैं, मगर पूरा पैसा उसमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पैसा उधर जाने के कारण पार्टली आपको इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं आया। खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इवन इंटरनेशनली गोल्ड ईटीएफ्स और सिल्वर ईटीएफ्स में बहुत निवेशक ने पैसा डाला है। तो ये वापसी होगी उधर से टुवर्ड्स इक्विटी, तो इक्विटी बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मगर उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फाइनल एक बात कहूं मैं, आपने कॉपर की बात उठाई कि कॉपर एक प्रेशियस मेटल नहीं है। कॉपर का डिमांड एंड सप्लाई होता है सिक्लिकल, क्योंकि कॉपर की जो माइंस होती है उसका डिमांड देखकर, और उसका दाम भी फिक्स होता है लंदन मेटल एक्सचेंज या अमेरिकन एक्सचेंज में। तो उसके कारण क्या होता है कि जब रेट कट, अभी फेड ने रेट कट अनाउंस किया, तो उस चीज के कारण मेटल की साइकिल में, बिकॉज मेटल की साइकिल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ बढ़ती है, फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स। और जब चीन के लिए अच्छी खबर आती है, चीन दो लार्जेस्ट बायर ऑफ मेटल्स है, तो जब भी एक रेट कट का माहौल होता है तो मेटल्स बढ़ती है। तो कॉपर या आयरन एंड स्टील या फेरस ऐसे मेटल्स में मैं कहूंगा कि आपको टैक्टिकली प्ले करना चाहिए। यहां पे एक फंडामेंटल रीजन नहीं है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में है। यहां पे वो टैक्टिकली एक रेट कट या रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सिनेरियो से ऊपर नीचे जाता है, तो यहां पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहां भी एक 5% आप मेटल्स में रख सकते हैं, मगर आपको क्या है कि उसको बाय एंड होल्ड करके नहीं रखना है। आपको एक सिचुएशन को जज करके एंटर करना है, और एग्जिट का भी मायना रखना है। तो एग्जिट का एक नंबर आपके हाथ में हो कि इतना रिटर्न मिल गया तो मैं निकलूंगा, या इतना प्राइस रीच हो गया तो मेटल का प्ले, क्योंकि उसको मानते हैं ग्लोबल सिक्लिकल्स, क्योंकि ये ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर नीचे होते हैं। और खाली इंडिया की बात नहीं होती है, इंडिया में भी होता है क्या कि इनके दाम फॉरेन में फिक्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई लोकल होता है। तो ये थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है। तो इसलिए जिनका बहुत एक हाई रिस्क टेम्परामेंट हो वही नॉन फेरस मेटल्स में प्ले करे। वैसे तो गोल्ड एंड सिल्वर तो हर किसी को 5 या 10 या 15% अपने पोर्टफोलियो में हर वक्त में रखना चाहिए, क्योंकि ये बाहर की जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसको रिफ्लेक्ट करती है, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और फाइनली एक बात कहूं, क्यों मैं गोल्ड एंड सिल्वर में एक एलोकेशन रेकमेंड कर रहा हूं, बिकॉज ये भी इंटरनेशनली प्राइस फिक्स होने के कारण रुपी की जो भी डिवैल्यूएशन होती है उसका फायदा डोमेस्टिक निवेशकों को भी मिलता है। तो एक गोल्ड का दाम उधर बढ़ता है, रुपी डिवैल्यू होती है, तो इंडियन रुपी गोल्ड का प्राइस और भी बढ़ता है।
तो इसीलिए दोनों को हाथ में रखते हुए मैं कहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर को एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर आप रखिए, और बाकी मेटल्स को आप टैक्टिकली प्ले कीजिए। जैसे आपको माहौल दिख रहा है कि एक इंटरेस्ट रेट जी एनवायरनमेंट घट रहा है, तो मेटल्स का डिमांड बढ़ेगा। सर, लोग यही जानना चाहते हैं इस समय कि अब 2025 तो बड़ा ख़राब साल रहा इंडियन इक्विटी के लिए, जिसमें कि इमर्जिंग मार्केट के देखें तो उन्होंने बड़े अच्छे रिटर्न दिए। अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाईज पर चल रहे हैं, यूरोप ने भी अच्छे रिटर्न दिए, जापान के मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, कोस्पी ने भी ठीक ठाक रिटर्न दे दिया। लेकिन हमारा मार्केट रिटर्न देने में इंडेक्स लेवल पे तो ठीक रहा, ओवरऑल नहीं चला। 2026 कैसा रहेगा सर? अच्छा रहेगा? आई थिंक 26 अच्छा रहेगा, बिकॉज एक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अपने मार्केट ने कीप अप नहीं किया। जैसे कहा, खाली कुछ इंडेक्स ने कीप किया। स्मॉल कैप इंडेक्स का तो बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है इंडेक्स के लेवल पर भी, तो स्टॉक्स की छोड़िए बात। तो मेरा मानना है कि एक ये साल था जहां पर एफआई की सेलिंग जबरदस्त थी, और जितना भी डीआई बाइंग करे, उन्होंने जो एफआई ने बेचा उसी को खरीदा। तो इसलिए बहुत पोलराइज तरीके से मार्केट चली थी। अगले साल ऐसा नहीं होगा। अगले साल, क्योंकि इस साल में जो गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे इनकम टैक्स कट से लेकर जीएसटी कट से लेकर आरबीआई की रेट कट से लेकर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, तो इस साल में बहुत कोशिश की है गवर्नमेंट और आरबीआई ने कि इकोनॉमी को बूस्ट करे। तो उसके पूरा फायदा हम अगले साल में देखेंगे। सेकंड, एक बात दो आम जनता नहीं जानती है, मैं थोड़ा उसको बताऊं कि क्या हर्ट किया हमारे इस स्टॉक मार्केट को इस साल, था अपना लो इन्फ्लेशन। अब ये अजीब सुनेंगे, क्योंकि हर बार हम प्रे करते हैं कि आरबीआई रेट कट करे, लो। तो लो इन्फ्लेशन आरबीआई को रेट कट करने में मदद करती है, और शायद वो मार्केट उसमें रेट सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ती है, मगर लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ 8.2, अच्छी बात। अरे भैया, जीडीपी ग्रोथ तो 7.8 से 8.2 अच्छी थी फर्स्ट हाफ में, मगर सेकंड नॉमिनल जीडीपी देखे 8.8 से गिरकर 8.7 आ गई। हमारी नॉमिनल जीडीपी एक साल पहले था 12% पे, बजट में प्रोजेक्ट किया था 9.9 यानी ऑलमोस्ट 10%, बट एक्चुअल आ रहा है 8.7 के करीब। तो ये लो इन्फ्लेशन हानिकारक है स्टॉक मार्केट के लिए। और इसीलिए दो चीज मैं बताऊं क्यों हानिकारक है। एक है कि फार्मिंग पॉपुलेशन में अगर फूड प्राइसेस कम रहती है, तो रूरल डिमांड कैसे बढ़ेगा? अगर उनके हाथ में पैसा घट रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट प्राइसेस, तो उनकी भी इनकम सरप्लस कम होगी, तो रूरल डिमांड में इसका असर दिखेगा। वो एक बात है। सेकंड बात है कि कॉरपोरेट भी अपना अगर निवेश कर रहे हैं कोई नई कैपेसिटी में, तो उनको इंटरेस्ट कॉस्ट तो 7-8% तो होता है बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए। अगर इन्फ्लेशन 2-3 पे चल रही है, उनकी प्रोडक्ट प्राइस कैसे बढ़ेगी, और ये इंटरेस्ट कॉस्ट को कैसे अब्सॉर्ब कर पाएंगे? तो तभी लो इन्फ्लेशन जब भी होता है, तो कॉर्पोरेट्स अपना कैपेक्स का प्लान को टाल देते हैं, बोलते हैं कि अरे इन्फ्लेशन बढ़ने दो, उसके बाद मैं नया कैपेसिटी क्रिएट करूंगा। तो ये देश की ग्रोथ के लिए लो इन्फ्लेशन अच्छी नहीं है, और कॉर्पोरेट्स के लिए उनकी ईपीएस ग्रोथ भी इसके कारण अफेक्ट होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की ईपीएस ग्रोथ डायरेक्टली कोरिलेट होती है नॉमिनल जीडीपी से। अब नॉमिनल जीडीपी 8.7 है, तो आप कितनी कॉर्पोरेट ईपीएस का उम्मीद कर सकते हैं? तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने भी ये समझ लिया, इसलिए ये आरबीआई का रेट कट और इनकम टैक्स कट एक डिमांड को बूस्ट करके थोड़ा इन्फ्लेशन को बढ़ाने, यानी ये री इन्फ्लेशन की प्रोसेस है। मेरा मानना है कि अगले साल वो री इन्फ्लेशन हो जाएगा, बिकॉज इवन आरबीआई की प्रोजेक्शन देके अगले साल फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज 25-26 का फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल में जून में उन्होंने ऑलरेडी 4% का इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर दिया, आज 2% से। तो आरबीआई भी मानती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब जैसे ही इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ती है, तो रियल जीडीपी ग्रोथ का 8% के साथ अगर 3-4% आपको इन्फ्लेशन आ गए, तो 10-12% आपको ईपीएस ग्रोथ भी हो सकती है अलॉन्ग विद नॉमिनल जीडीपी। तो मेरा मानना है कि अगले साल आप 13-14% एक लार्ज कैप्स में ही अर्निंग्स ग्रोथ देख सकते हैं, और उससे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो मेरा मानना है कि अगले साल का मार्केट आपको, स्पेशली ट्रेड डील का अनाउंसमेंट अर्ली इन द सीजन होता है जनवरी फरवरी मार्च में ही, तो आपको डेफिनेटली अगले साल मार्केट एक कैचअप रैली करेगी, क्योंकि ये गुड न्यूज को अभी तक मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया है। अगले साल जरूर वो कैचअप हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप भरोसा रखिए अगले साल के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। सर, एक और सवाल, कौन से सेक्टर या शेयरों पर नज़र रख सकते हैं इस समय? तो मैं कहूंगा कि आप एक साल के आउटलुक से निवेश करना मैं नहीं सजेस्ट करूंगा।
क्योंकि अगले साल वो रिवाइवल स्टार्ट होगी और पूरी प्ले आउट होने में 2-3 साल तो लगेंगे। तो मेरा मानना है कि आपके लिए आप देखें कि क्लैरिटी किस में है। अभी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसमें क्लैरिटी नहीं है, राइट। बढ़ेगी, आशा करते हैं, आरबीआई की उम्मीद भी है, होना चाहिए। अगर गारंटी किसकी है? गारंटी ये है कि फेस्टिवल सीजन के सेल्स अच्छे थे। अगर सेल्स अच्छे रहे, दैट मीन्स रेवेन्यूज, दैट मीन्स टॉप लाइन अच्छी रही है ग्रोथ कॉर्पोरेट्स की, वेदर वो बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होता है वो जनवरी के अर्निंग सीजन में दिखेगा। मगर ये टॉप लाइन की बढ़त के कारण देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जरूर बढ़ेगी। जब कैपेसिटी बढ़ती है तो मेरा मानना है कि प्राइवेट कैपेक्स की साइकिल जबरदस्त तरीके से अगले साल में कभी ना कभी, मे बी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में शुरू होगी और वो 3-4-5 साल के लिए चलेगी। तो मेरा मानना है कि आज जो आउट ऑफ फेवर सेक्टर है, जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक इंजीनियरिंग गुड्स, क्योंकि आपको एक्सपेंशन में तो सीमेंट जी। और स्टील का तो डिमांड रहता है, बट उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स, उसके अलावा आपको इंजीनियरिंग कैपेक्स, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स गवर्नमेंट कैपेक्स से अलग होती है। गवर्नमेंट कैपेक्स होता है रोड ब्रिज बनाना, एयरपोर्ट बनाना, जहां पे ज्यादातर आपको सीमेंट स्टील और बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। मगर प्राइवेट कैपेक्स में मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो ये इंफ्रा में आपको कैपिटल गुड्स सेगमेंट, मेरा मानना है कि टाइम वक्त लगेगा, मगर अगर आज अब निवेश शुरू करेंगे उस कैपिटल गुड्स सेगमेंट, खास करके इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स सेगमेंट में, तो आप अगले साल निवेश में उसको टाइम स्पेंड कीजिए, निवेश कीजिए धीरे धीरे, और अगले 3 से 5 साल में आपको वही एक लॉन्ग टर्म कैपेक्स साइकिल का बेनिफिट, आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दिलवा सकता है। और उनके साथ जुड़े हुए मेरा कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही इसको फाइनेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये सब एसएमईज और एमएसएमईज होती हैं बिल्कुल। जो एग्जीक्यूट करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी एक 3 से 5 साल में आउटलुक बहुत बहुत बढ़िया है। तो ये दोनों मेरे लिए निवेश के लिए 3 से 5 साल की आउटलुक में अच्छी एक रिटर्न जरूर दिलवा सकते हैं। मगर अगले साल होगा निवेश का साल। अब अगले साल में रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो नेचुरली आपको इस बिल्कुल। साल का जो कंजम्पशन में जीएसटी का बेनिफिट मिला उसका पूरा फायदा शायद अगले साल में होगा। बैंकिंग सेक्टर को होगा, क्योंकि बहुत से रिफॉर्म्स हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, और फाइनेंसिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो भी थ्रू लोन्स थ्रू बैंक्स एंड एनबीएफसी होते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे ख्याल में एक साल में विद कंजम्पशन थोड़ा डिसेंट रिटर्न आपको 1 साल 1.5 साल में दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, फटाफट से इसका आंसर लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने रिफॉर्म की बात की। कौन सा रिफॉर्म ऐसा लगता है जो कि सरकार करे तो शेयर मार्केट चल जाए? क्योंकि ट्रेड डील्स को छोड़ दें सर, काफ़ी सारे रिफॉर्म देखे, इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट और अन्य भी बहुत सारे रिफॉर्म सरकार ने किए। कोई और रिफॉर्म बचा है सर? नहीं, रिफॉर्म तो दो बड़े रिफॉर्म्स जरूरत है। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर, जी। जो बहुत अच्छे बैंकों को मर्ज करना। पहले क्या होता था कि एक वीक बैंक को एक स्ट्रांग बैंक से मर्ज करते थे ताकि वो वीक बैंक को प्रोटेक्ट किया जाए। अब की हालत ऐसी नहीं है। अभी की हालत बाय एंड लार्ज बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति में। अब अच्छे अच्छे बैंक को, बड़ी पीएसयू बैंक को मर्ज करेंगे और बड़े साइज में बनाएंगे, तो फाइनेंसिंग के लिए और उनकी फाइनेंस रेसिंग के लिए बहुत बड़ी खबर होगी और मार्केट जरूर इसको बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करेगी। वो एक बात है। सेकंड है कि मेरा मानना है कि बजट में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक धक्का देने की जरूरत है, क्योंकि पीएसयूज के पास लैंड बैंक बहुत है मगर उनके पास रिसोर्सेस नहीं है और प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंशन और आगे बढ़ाने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर के पास जो लैंड बैंक्स है और वो है, प्राइवेट सेक्टर को उसमें हाथ दिलवाते, एक पीपीपी फॉर्म कराते। तो क्योंकि आज क्या है देश में, प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट कैपेक्स ये दोनों ने उतना हाथ नहीं दिया। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। तो अगले साल में कंजम्पशन के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बूस्ट किया, तो प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ना चाहिए। मगर प्राइवेट कैपेक्स को बूस्ट करने के लिए एक पीपीपी का मॉडल को जबरदस्त तरीके से करे और पीएलआई को भी रीजिक करने की जरूरत है, वो भी उनको करना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से यही कर सकते हैं जो बड़ा बड़ा रिफॉर्म है, बिकॉज पैसा लोगों के हाथ में देना जी। इसके और ज्यादा कितना गवर्नमेंट के पास फिस्कल रूम है मुझे पता नहीं है। तो ऑलरेडी जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट से उन्होंने यूज कर दिया उस रूम को। तो अगले साल के लिए इतना रूम बचेगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी भी गिर रही है, तो और गवर्नमेंट इनकम भी नॉमिनल जीडीपी से जुड़ी होती है। तो ज्यादा और पैसा लोगों के हाथ में देना उतना आसान नहीं होगा। मगर इन चीजों पे ध्यान देगी गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट कैपेक्स और पीएसयू बैंक के मर्जर और पीएलआई को रीजिक करके मोर अट्रैक्टिव करना, ताकि फॉरेनर्स भी आके यहां पर निवेश करें कैपेसिटी क्रिएशन में। ठीक है सर,
काफ़ी सारी बातें हो गई और ये 6 सवाल थे जिसमें कि हमने सोचा कि शायद शेयर मार्केट को पूरा कैप्चर किया जाए। हालांकि ये तो लिमिटलेस है और इसमें जितने सवाल आप ढूंढोगे उतने मिलते जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 6 सवाल सर एक आम आदमी के जहन में आते हैं और अगले 1 साल के लिए आई बिलीव आपने उसको भी ब्रॉडर वे में पूरी अच्छे से समझा दिया है। यही आपकी खासियत है सर। और सवालों के साथ सर अगली बार फिर मिलेंगे आपके साथ, समय सीमा समाप्त हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सुनील सर, आपसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे सर सुब्रमण्यम सर, जिन्होंने कि बताया कि किस तरह से आपको मार्केट को सोचना है, सेक्टर्स को देखना है, कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ट्रेड डील को लेकर क्या आउटलुक होना चाहिए। फिलहाल इस खास प्रस्तुति को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।